के सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कानून के बनने और कह सकते हैं बिगड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लोकतंत्र में एक आम नागरिक की ताकत की कहानी है। कैसे एक कागज का टुकड़ा, एक सवाल पूरे सिस्टम को हिला सकता है, और कैसे उतने ही आसानी से उस ताकत को धीरे धीरे छीना भी जा सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इंडियाज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, स्ट्रेंथ एंड इरोजन नाम के एक डॉक्यूमेंट्री के रूपरेखा के कुछ हिस्से हैं। और ये दस्तावेज इस कानून के पूरे सफर को, मतलब उसके उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से दिखाते हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस ऐतिहासिक कानून का उदय हुआ कैसे, इसका वो सुनहरा दौर कैसा था जब ये अपनी पूरी ताकत में था, और फिर इसे धीरे धीरे कमजोर कैसे किया गया। हाँ, सवाल यही है कि एक ऐसा कानून जिसे कभी दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता था, आज वो एक चेतावनी भरी कहानी क्यों बन गया है। इस पूरी बात को समझने के लिए मुझे लगता है एक कहानी से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है राम सिंह की। राम सिंह 72 साल के एक ग्रामीण। सरकार की एक योजना है जिसके तहत उन्हें हर महीने 1000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए। योजना है, पैसा भी है, मतलब बजट में होगा। बजट है, उनके नाम की फाइल भी किसी दफ्तर में मौजूद है, लेकिन पैसा वो उन तक नहीं पहुंचता। और जब भी वो बेचारे दफ्तर जाते होंगे तो एक ही जवाब मिलता होगा। एक ही रटा रटाया जवाब, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। स्रोत कहते हैं कि राम सिंह गरीब इसलिए नहीं है कि देश में पैसे नहीं हैं। वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उनकी फाइल कहाँ है, क्यों अटकी है, कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल। और इसी खामोशी को, इसी अंधेरे को तोड़ने के लिए तो आरटीआई का जन्म हुआ था। सही बात है। देखिए, राम सिंह की कहानी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। तो क्या है ये? ये एक लोकतांत्रिक विफलता है। जब नागरिक और सरकार के बीच जानकारी का जो पुल है वो टूट जाता है तो सत्ता अदृश्य हो जाती है। और जब सत्ता पर पर्दा पड़ जाए तो वो जवाबदेही भी नहीं रहती। बिल्कुल, फिर कोई जवाबदेही नहीं रहती। ये तो बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है, नहीं, बल्कि हर दिन सरकार के काम पर नजर रखना है। और नजर रखने के लिए भाई आपको पता तो होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक यही बात है। लोकतंत्र में शक्ति सिर्फ चुनावों से नहीं आती, वो हर रोज ज्ञान से आती है। अगर आप जानते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, और अगर आप सवाल कर सकते हैं तो आप जवाब मांग सकते हैं, और जवाबदेही की मांग कर सकते हैं। जानकारी के बिना ये पूरी चेन ही टूट जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी फाइल पाने की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से, जो हमें बोलने की आजादी देता है। हाँ, जो हमें भाषण और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी व्याख्या में कहा है कि बोलने की आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक आपके पास बोलने के लिए जानकारी ही ना हो। मतलब ज्ञान के बिना भाषण तो खोखला है। बिल्कुल। इसीलिए जानने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान है। उसका आप कह सकती हैं ऑपरेशनल कोर है। लेकिन अगर ये इतना बुनियादी अधिकार है तो फिर इसे लागू करने के लिए एक अलग से कानून क्यों बनाना पड़ा? आरटीआई से पहले की व्यवस्था कैसी थी? पहले की व्यवस्था, उसको समझने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ी लोहे की अलमारी की तरह सोचिए। अच्छा, जिसके अंदर सारी फाइलें बंद हैं और चाबियां सिर्फ अधिकारियों के पास हैं। अगर कोई नागरिक अपनी ही फाइल के बारे में पूछता तो एक ही जवाब मिलता, यह गोपनीय है। ये गोपनीय है। ऑफिशियल सीक्रेट। और ये जो हर फाइल को गोपनीय बताकर छिपाने की आदत थी, ये आई कहाँ से? ये हमें सीधे सीधे अंग्रेजों के राज से विरासत में मिली थी। अच्छा। उनका 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि वो प्रजा पर शासन कर सकें, उनकी सेवा नहीं। वो कानून सरकार को जनता से बचाने के लिए था। जनता को सरकार से बचाने के लिए नहीं। बिल्कुल। आरटीआई इसी सोच को, इसी मानसिकता को जड़ से पलटने के लिए आया था। ठीक है, तो हमारे पास एक बंद सिस्टम था जो एक औपनिवेशिक मानसिकता से चल रहा था, और ये अपने आप तो बदलने वाला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसे बदलने के लिए धक्का कहां से आया? ये बदलाव, और ये बहुत दिलचस्प है, ये दो तरफ से एक साथ आया। एक ऊपर से, यानी न्यायपालिका से, और दूसरा नीचे से, जमीन से। जमीनी आंदोलनों से। हाँ, जमीनी आंदोलनों से। पहले अदालतों की बात करते हैं। उन्होंने क्या भूमिका निभाई? सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे इस दीवार में दरारें डालनी शुरू कर दी थी। 1975 में एक मामला था, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। उसमें कोर्ट ने कहा कि एक लोकतंत्र गोपनीयता के पर्दे के पीछे काम नहीं कर सकता। फिर 1981 में एसपी गुप्ता मामले में
अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकारी जानकारी को जनता को देना नियम होना चाहिए और उसे छिपाना एक अपवाद। अरे वाह, मतलब उन्होंने पूरी सोच ही पलट दी। पूरी सोच पलट दी। पहले था कि सब कुछ सीक्रेट क्या है जब तक हम बताना ना चाहें, अब हो गया है कि सब कुछ पब्लिक है जब तक छिपाने की कोई खास वजह ना हो। बिल्कुल। और 2003 में पीयूसीएल मामले में तो अदालत ने ये भी कह दिया कि वोटर्स को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। तो अदालतें एक तरह से वैचारिक नींव तैयार कर रही थी। यहाँ पर यह कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में अपनी तरफ से रास्ता बना रहा था, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ वकीलों और जजों के बीच हो रही थीं? जमीन पर क्या हो रहा था? जमीन पर तो असल क्रांति हो रही थी और इसका केंद्र था राजस्थान का मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS। MKSS, हाँ मैंने सुना इनके बारे में। कहानी बहुत सीधी थी। सरकार की योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल रहा था और जब वो अधिकारियों से पूछते तो जवाब मिलता कि भाई हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो पूरा भुगतान हो चुका है। तो बात फिर वहीं आ गई, रिकॉर्ड में कुछ और है और हकीकत में कुछ और। तब MKSS ने एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं क्रांतिकारी सवाल पूछा, अगर आपके रिकॉर्ड सच्चे हैं तो उन्हें हमें दिखाते क्यों नहीं? वाह। उन्होंने हमारा पैसा हमारा हिसाब का नारा दिया और धरने पर बैठ गए। दबाव में आकर अधिकारियों को रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी देनी पड़ी। और फिर क्या हुआ? जो हुआ वो अद्भुत था। MKSS ने उन सरकारी दस्तावेजों को जन सुनवाई में गांव के चौराहे पर सबके सामने पढ़कर सुनाया। सबके सामने? हाँ, सबके सामने। और एक एक करके सारे घोटाले बाहर आने लगे। पता चला कि भुगतान उन लोगों के नाम पर किया गया था जो सालों पहले मर चुके थे। मस्टर रोल में ऐसे मजदूरों के नाम थे जो गांव में थे ही नहीं। अरे बाप रे। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार था जब आधिकारिक फाइलों को आम ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से चुनौती दी और झूठा साबित कर दिया। पारदर्शिता, जो अब तक एक किताबी शब्द था, वो शक्तिहीनों का सबसे बड़ा हथियार बन गई। वाह। तो मतलब एक तरफ अदालतें और दूसरी तरफ गांव के चौराहे, दोनों जगह से एक ही मांग उठ रही थी, जानकारी का अधिकार। जानकारी का अधिकार। और इसी दबाव के चलते 2005 में RTI कानून बना। इसने असल में क्या बदला? इसने सत्ता के समीकरण को, पावर इक्वेशन को पूरी तरह से उलट दिया। इसने पहली बार साफ साफ घोषणा की कि सूचना पर पहला हक सरकार का नहीं, नागरिकों का है। अधिकारी सिर्फ उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। लेकिन इस कानून में ऐसा क्या खास था? मतलब क्या बात थी जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती थी? दो चीजें थीं। एक तो धारा 7, जिसमें 30 दिन में जानकारी देने की समय सीमा तय की गई, लेकिन असली गेम चेंजर था धारा 20। धारा 20? हाँ, इसमें पहली बार ये कहा गया कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर जानकारी रोकता है, गलत जानकारी देता है या देर करता है, तो जुर्माना सरकार के खजाने से नहीं बल्कि उसकी अपनी तनख्वाह से कटेगा। बिल्कुल, 25,000 रुपए तक का व्यक्तिगत जुर्माना। अच्छा, तो अब जवाबदेही इस संस्था की नहीं रही, बल्कि सीधे उस अधिकारी की हो गई जो फाइल पर बैठा है। डर तो इसी बात का होगा। ठीक यही हुआ। इसी एक प्रावधान ने पूरी नौकरशाही के रवैये को बदल दिया। और फिर जो हुआ उसे हमारे स्रोत सुनहरा दौर कहते हैं। ये दौर करीब 2006 से 2012 तक चला। तो ये सिर्फ कागजों पर नहीं था, जमीन पर भी काम कर रहा था। कैसा था वो सुनहरा दौर? बिल्कुल, 2006 से 2012 का दौर सच में क्रांति जैसा था। सोचिए, गांव में राशन की दुकान का मालिक अब लोगों को ये कहकर भगा नहीं सकता था कि राशन खत्म हो गया। क्यों? कोई भी 10 रुपए की RTI डालकर पूछ सकता था कि इस महीने कितना अनाज आया और किस किस को बंटा। स्कूलों में मिड डे मील का हिसाब मांगा जाने लगा। अचानक से वो सारे रिकॉर्ड जो अलमारियों में बंद थे, गांव के चौराहे पर आ गए थे। मुझे याद है, उन दिनों अखबारों में हर दूसरे दिन RTI से हुए किसी खुलासे की खबर होती थी। कभी किसी मंत्री के विदेश दौरे के खर्चे का ब्यौरा, तो कभी किसी सड़क के ठेके में हुई गड़बड़ी। ऐसा लगता था जैसे अचानक पूरे सिस्टम पर एक बड़ी टॉर्च जला दी गई हो। एकदम सही। RTI आवेदनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाखों फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, ग्रामीण रोजगार योजनाओं में फर्जी जॉब कार्ड मिले और अवैध खनन की अनुमतियां उजागर हुईं। RTI ने भ्रष्टाचार को उजागर किया क्योंकि इसने कागज को बोलने पर मजबूर कर दिया। इसने संदेह को सबूत में बदल दिया। बिल्कुल।
उस सुनहरे दौर में राम सिंह जैसे किसी व्यक्ति को बस एक 10 रुपए की आरटीआई अर्जी लगानी पड़ती और 30 दिन के अंदर उस अधिकारी को जवाब देना पड़ता कि पेंशन क्यों रुकी है, और जवाब न देने पर उसकी अपनी जेब से जुर्माना कटता। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, एक ऐसा कानून जो हर अधिकारी को रोज रोज जवाबदेह बना दे। ये विपक्ष के भाषणों से ज्यादा खतरनाक क्यों था? क्योंकि देखिए, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं और उनमें जवाबदेही सामूहिक होती है, पूरी पार्टी की होती है। लेकिन आरटीआई रोजाना काम करता है, ये व्यक्तिगत और फाइल विशिष्ट जवाबदेही तय करता है। मतलब ये किसी पार्टी की बड़ी बड़ी नीतियों पर बहस नहीं है, बल्कि ये उस एक क्लर्क या अधिकारी से सीधा सवाल है कि मेरी फाइल कहाँ है। हाँ, और आपने इस पर एक हफ्ते से काम क्यों नहीं किया? ये तो बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। ठीक यही बात है, इसीलिए ये सिस्टम के लिए इतना खतरनाक था। ये विचारधारा पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे अधिकारी के आचरण पर हमला करता था, और किसी भी सिस्टम के लिए उसे संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। जाहिर है सत्ता में बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से इसे कमजोर करने का खेल शुरू हुआ होगा। अगर ये इतना प्रभावी था तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? और ये बहुत होशियारी से किया गया। कानून को कभी औपचारिक रूप से खत्म नहीं किया गया। अच्छा। बल्कि उसे धीरे धीरे प्रक्रियात्मक रूप से, प्रोसीजरल वे से खोखला कर दिया गया। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है पर ऊपर से सब ठीक दिखता है। तो क्या थे वो तरीके? सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका था डिले। सूचना आयोगों में जहां आरटीआई की अपीलें सुनी जाती हैं, वहां पद खाली रखे जाने लगे। अच्छा, नियुक्तियां नहीं की? हाँ, जहां 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए, वहां 3 या 4 से काम चलाया जाने लगा। नतीजा, जो अपीलें कुछ महीनों में सुनी जानी थी, उनमें सालों लगने लगे। तो आज की स्थिति में राम सिंह की अपील शायद सालों तक सूचना आयोग में धूल फांकती रहेगी। बिल्कुल। देरी से मिला न्याय, न्याय ना मिलने के बराबर है वाली बात यहाँ देरी से मिली पारदर्शिता, पारदर्शिता से इनकार बन गई। और दूसरा तरीका था जुर्माने का डर खत्म करना। धारा 20 का डर ही तो कानून की असली ताकत थी। हाँ, वो व्यक्तिगत जुर्माना वाला। हाँ, धीरे धीरे सूचना आयोगों ने अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के बजाय उन्हें सिर्फ चेतावनी देना शुरू कर दिया। जब सजा का डर खत्म हो गया तो पुराना रवैया वापस आ गया, फाइलें फिर से अटकने लगीं। और कोई और तरीका भी था? तीसरा तरीका था प्रक्रियात्मक उत्पीड़न। मतलब आम नागरिक को नियमों के जाल में उलझा दो। जैसे? आवेदकों को बार बार कहा जाने लगा कि इस फॉर्मेट में अर्जी दो, यहाँ पर 10 रुपए का शुल्क कम है, अपनी पहचान का सबूत लाओ। जबकि कानून में ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। मकसद ये था कि आम आदमी थक हार कर कोशिश ही छोड़ दे। और उन अदालतों का क्या हुआ जिन्होंने इस कानून को बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी? क्या वो इस शरण को देख नहीं रही थी? समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं में भी एक सटल बदलाव आया। जो शुरुआती सिद्धांत अधिकतम प्रकटीकरण यानी सब कुछ दिखाओ, वो धीरे धीरे न्यूनतम असुविधा में बदल गया। हाँ, कि अधिकारियों को ज्यादा परेशान मत करो। गोपनीयता और प्रशासनिक दक्षता का हवाला देकर सूचना तक पहुंच को सीमित किया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा हमला तो शायद 2019 में हुए संशोधन से हुआ। वो एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों था? वो सबसे बड़ा संरचनात्मक हमला था, क्योंकि उसने कानून की नींव पर, उसकी आजादी पर चोट की। उस संशोधन ने केंद्र सरकार को ये अधिकार दे दिया कि वो केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों के सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, उनका वेतन और उनकी सेवा की शर्तें तय कर सकती है। इसका असर क्या हुआ? इसे सरल शब्दों में कैसे समझे? इसे समझने के लिए एक ऐसे रेफरी की कल्पना कीजिए जिसका वेतन और नौकरी की अवधि मैच खेल रही टीमों में से एक टीम तय कर रही हो। तो क्या वो रेफरी कभी निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? कभी नहीं। सूचना आयुक्तों को सरकार के खिलाफ फैसले देने होते हैं। जब उनकी नौकरी और वेतन ही सरकार के हाथ में आ गया तो उनकी स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। इस संशोधन ने आरटीआई को खत्म नहीं किया, इसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर दिया। बिल्कुल। तो अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ आरटीआई जैसे कानूनों से प्रशासनिक पारदर्शिता को कमजोर किया जा रहा है और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी योजनाओं से राजनीतिक फंडिंग में जबरदस्त अपारदर्शिता लाई जा रही थी। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। सरकार के काम की जानकारी लेना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार चला रही पार्टियों को कौन पैसा दे रहा है ये जानना लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। और इसका असर क्या हुआ है आम आदमी पर? इसका नतीजा नागरिकों में थकान और डर के रूप में सामने आया है। आरटीआई
जो कभी राम सिंह जैसे हर आम आदमी का औजार था, अब वो ज्यादातर पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं तक सिमट कर रह गया है। मतलब सबसे जरूरतमंद और गरीब नागरिक इस प्रक्रिया से बाहर धकेल दिए गए हैं। हाँ। तो आज अंतिम तस्वीर क्या बनती है? इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? तस्वीर ये है कि भारत का आरटीआई कानून एक वैश्विक मॉडल से एक चेतावनी भरी कहानी बन गया है। ये हमें दिखाता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को औपचारिक रूप से हटाए बिना भी सिर्फ प्रक्रियात्मक देरी और संस्थागत कमजोरी के जरिए कैसे बेअसर किया जा सकता है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जिन्होंने आरटीआई को मजबूत किया उन्होंने नागरिकों पर भरोसा किया, जिन्होंने इसे कमजोर किया उन्होंने सत्ता पर भरोसा किया। और स्रोत इस बात पर खत्म होते हैं कि इन सब के बावजूद आरटीआई का भविष्य अब भी नागरिकों के सवाल पूछते रहने के साहस पर निर्भर करता है। और ये एक बहुत जरूरी विचार को जन्म देता है। एक ऐसे युग में जहां सवाल पूछने को कई बार व्यवस्था में बाधा डालने या विकास में रोड़ा अटकाने के रूप में देखा जा सकता है, एक आम नागरिक के लिए उस साहस को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, और एक लोकतंत्र का क्या होता है जब वो साहस ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है।